प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था और उसने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों को योग्यता के बल पर सामना उनका किया और उनको पर विजय पाने में सक्षम हुआ। तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 26 वर्ष रहा और उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है 1211 से 1220 ईस्वी तक, जिसमें उसने अपने विरोधियों का दमन किया। दूसरा काल 1221 से 1227 ईस्वी तक, जिसमें उसे मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना करना पड़ा। और तीसरा काल था 1228 से 1236 ईस्वी तक, जब वह अपनी व्यक्तिक और वंशीय सत्ता के संगठन के लिए कार्यरत रहा। यद्यपि उसकी प्रारंभिक आंतरिक और वैदेशिक कठिनाइयाँ बहुत ही जटिल थीं, तथापि उसने अपनी योग्यता और साहस के बल पर उन पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश की विजयों का तत्कालीन परिस्थिति में बड़ा महत्व था। उसने हिंदुस्तान यानी उत्तरी भारत में तुर्क सल्तनत को संगठित किया। दिल्ली सल्तनत को वास्तविक रूप में गठित करने का काम इल्तुतमिश ने ही किया था। समस्त प्रतिद्वंदियों को हराकर वह सल्तनत का सर्वोच्च शासक बनने में सफल हुआ। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बामियान के खिलाफ हुआ, जब उसने उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थित बामियान पर आक्रमण करने के लिए वह दिल्ली से रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में बीमार होने पर उसे अभियान छोड़कर दिल्ली लौटना पड़ा, जहाँ 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों की, यानी अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने कौन कौन से प्रशासनिक कार्य किए, जिससे उसकी सत्ता जो है मजबूत हुई और साथ ही जो है भविष्य के लिए भी उसने तुर्की सल्तनत को तैयार किया। तो सबसे पहले बात हम करते हैं तुर्काने चैलगानी की, यानी चालीसा मंडल के गठन की। इल्तुतमिश ने प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने तथा भविष्य में अमीरों के वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए अपने तुर्क गुलाम अधिकारियों के एक दल का गठन किया, जो 40 गुलामों के दल के नाम से जाना जाता है। चालीसा का तात्पर्य योग्य तुर्क दास अधिकारियों के समूह से था, जिन्हें विभिन्न प्रशासनिक दायित्व दिए जाते थे। इसका गठन नव स्थापित तुर्की राज्य की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। भारतीय सामंतों की सैन्य चुनौती का सामना करने के लिए मध्य एशियाई अरब क्षेत्रों से आने वाले तुर्क अमीरों के बीच से आस्थावान लोगों का चयन करके चालीसा प्रशासनिक वर्ग बनाया गया था। वैसे यह न तो कोई संस्था थी और न ही इससे किसी संस्था का ही बोध होता है। हालांकि इस वर्ग में शामिल होने वाला प्रत्येक अमीर सुल्तान का गुलाम था। चालीसा के सदस्य पूरी तरह सुल्तान के नियंत्रण में थे तथा उसके प्रति वफादार थे। उनकी नियुक्ति प्रमुख प्रशासनिक व सैनिक पदों पर की गई थी। कुतुबुद्दीन के समय के जो बहुत सारे विरोधी कुतुबी यानी कुतुबुद्दीन के समर्थक तथा मुइज़्ज़ी यानी मुइज़ुद्दीन के समर्थक अमीर ज़्यादातर या तो युद्ध में मारे गए थे और जो बाकी बचे थे उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे इल्तुतमिश की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने 40 गुलामों के दल को तुर्काने चैलगानी पुकारा है। इसके अलावा एक प्रमुख जो प्रणाली की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी वह थी इक्ता प्रणाली। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका तात्पर्य है भूमि। इक्ता प्रणाली मध्य एशियाई मुस्लिम देशों में प्रचलित थी। प्रारंभ में इक्ता भू राजस्व वसूली के लिए दिया गया क्षेत्र था, जो सैनिक अथवा अमीर किसी को भी दिया जा सकता था। कालांतर में इक्ता प्रांतों में विभक्त हो गए। इक्ता के अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। इक्ता 2 प्रकार की होती थी, छोटी इक्ता व बड़ी इक्ता। छोटी इक्ता में आधे गांव व छोटे गांव शामिल होते थे, जबकि बड़ी इक्ता में विस्तृत प्रदेश होते थे। छोटी इक्ता वेतन के स्थान पर दी जाती थी और उनका राजस्व इक्ता पाने वाले को मिलता था, जबकि बड़ी इक्ता प्रमुख अमीर व मलिक आदि को दी जाती थी। इक्ता का अर्थ यहाँ एक प्रकार की जागीर से है, लेकिन यह राजपूत सामंत व्यवस्था से भिन्न थी, क्योंकि इक्तादार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाते थे। भारत में इक्ता प्रथा के प्रचलन का श्रेय इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का उपयोग उत्तर भारत की सामंतवादी प्रथा का अंत करने एवं केंद्रीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए किया। उसने अपने साम्राज्यों को इक्ताओं यानी प्रांतों में विभाजित कर वहां मुक्ताओं के पद पर अपने विश्वसनीय अमीरों को नियुक्त किया। सामंती प्रणाली के विपरीत इल्तुतमिश ने समय समय पर इक्तादारों का स्थानांतरण कर उन्हें केंद्रीय नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। इक्तादार को अपने क्षेत्र विशेष में
राजस्व संग्रहित करने, सेना की भर्ती करने और प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इक्ता प्रणाली के द्वारा इल्तुतमिश ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। इसके बाद हम बात करते हैं मुद्रा प्रचलन की। इल्तुतमिश के समय में नगरीकरण का तृतीय चरण शुरू हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में व्यापार भी बढ़ा, नगरों का विकास हुआ और व्यापार बढ़ने के लिए सिक्कों की ज़रूरत महसूस हुई और इल्तुतमिश ने अनेक प्रकार के सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश को सल्तनत का मुद्रा विशेषज्ञ शासक भी माना जाता है। उसने भारत में शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलाए। उसके द्वारा जारी करवाए गए सिक्कों में सुल्तान व टकसाल का नाम अंकित किया गया। उसने चांदी का एक नया सिक्का चलाया जिसे टंका कहा जाता था, जिसका वजन लगभग 175 ग्रेन होता था। चांदी का टंका सल्तनत काल का मानक सिक्का था। यहाँ पर मानकता का तात्पर्य धातुगत शुद्धता और समान तोल से था। उसने छोटे सिक्के के रूप में चांदी का जीतल भी प्रचलित किया। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। उसने स्वयं के लिए भी शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश आदि शब्द अंकित करवाए। सिक्कों पर शिव का नंदी और चौहान घुड़सवार भी अंकित होते थे। उसने विदेशों की भांति टंका पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित किया। मुद्रा विशेषज्ञ नेल्सन लिखता है कि दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि उसके द्वारा जारी किया गया टंका आगे चलकर मुगल काल में भी रुपए के रूप में सामने आया और बाद में आधुनिक रुपए का विकास भी इसी टंका से हुआ। मुद्रा के प्रचलन से व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। चांदी के टंके को चलाने का विशेष उद्देश्य था। वस्तुतः अरब और मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ व्यापार में मुख्यतः चांदी के सिक्कों का ही विनिमय होता था। दिल्ली सल्तनत, गुजरात व दक्षिण भारतीय क्षेत्रों का मध्यकालीन व्यापार मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों से था। ऐसी स्थिति में चांदी के टंके ने व्यापार को बढ़ावा दिया। साथ ही मुद्रा व्यवस्था के उन्नत होने से प्रशासनिक संस्थाओं में नौकरशाही विचारधारा परिपक्व हुई। इसके बाद बात करेंगे हम न्याय व्यवस्था के बारे में। तो इल्तुतमिश ने अपने राज्य में न्याय का उचित प्रबंध किया था। उसने निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की। उसकी राजधानी में काजी तथा सभी प्रमुख शहरों में अमीर दाद की नियुक्ति की जाती थी। इनके निर्णयों के विरुद्ध प्रधान काजी की अदालत में या सुल्तान की समक्ष अपील की जा सकती थी। इसके बाद में हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। तो इल्तुतमिश ने केंद्रीय शासन के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का निर्माण प्रारंभ किया, जो कि विभिन्न हथियारों से और साजो सामान से सुसज्जित होती थी। इल्तुतमिश के समय की एक उल्लेखनीय घटना थी खलीफा से मान्यता पत्र की प्राप्ति। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था विद्यार्थियों कि इल्तुतमिश एक गुलाम रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का वह गुलाम था। उससे पहले वो लंबे समय तक गुलामी की प्रक्रिया से गुजरा था और अपनी योग्यता के बल पर वे सुल्तान तो बन गया था, लेकिन तुर्की अमीर और सामान्य जनता के में उसके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं था। इस बात को इल्तुतमिश भी समझता था। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मृत्यु से पूर्व उसे गुलामी से मुक्त कर दिया था, लेकिन फिर भी उसकी एक आकांक्षा थी कि वो खलीफा, जो कि इस्लामी जगत का एक धार्मिक सर्वोच्च पद पे बैठने वाला व्यक्ति होता था, तो वो ये चाहता था कि खलीफा से उसे मान्यता मिल जाए, जिससे गुलामी से मुक्त हो जाए और उसका पद जो है वैधानिक हो जाए। और उसने अपने पद की वैधता को स्थापित करने के लिए खलीफा से निवेदन भी किया था और अंततः खलीफा ने उसके निवेदन को स्वीकार किया और खलीफा के दूत 18 फरवरी 1229 ईस्वी में दिल्ली आए और उन्होंने उसे जो है सुल्तान स्वीकार कर लिया और उसे नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का सहायक की उपाधि से अलंकृत किया तथा दूत द्वारा एक खिलत यानी पोशाक भी उसे दी गई। इससे इल्तुतमिश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब उसकी सत्ता को धार्मिक व राजनीतिक मान्यता दोनों मिल गई। वैसे तो ये एक औपचारिकता मात्र थी, लेकिन इससे इल्तुतमिश को जो है उसकी लंबे समय की जो महत्वाकांक्षा थी, आकांक्षा थी, वो उससे पूर्ण हुई।
इल्तुतमिश की एक और जो उल्लेखनीय उसके द्वारा किया गया कार्य था वह था दिल्ली को राजधानी बनाना। पहले भारतीय तुर्की राज्य की राजधानी भी लाहौर ही थी, लेकिन गजनी जैसे जब संबंध विच्छेद हो गया तो उसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली आगे कई वर्षों तक जो है राजधानी रही और आज भी हम देखते दिल्ली ही जो है राजधानी भारत की है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तराधिकारी की नियुक्ति की। इल्तुतमिश अपने बड़े पुत्र नासुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था और उसने उसे उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया था, लेकिन 1229 ईस्वी में उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। लेकिन उसके जो अन्य पुत्र थे वो अयोग्य थे और विलासिता में डूबे रहते थे, तो अपनी उन पुत्रों की अयोग्यता को देखते हुए उसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया और जब वह ग्वालियर अभियान पर गया हुआ था तब उसने अपनी राज्य का भार रजिया को संभाला था और उसकी अनुपस्थिति में रजिया ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। तो विद्यार्थियों, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि और एक साहसी निर्णय भी था, क्योंकि इससे पहले किसी भी तुर्क महिला के शासक होने का उदाहरण नहीं था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुत्रों के जीवित होते हुए भी लेकिन उनके योग्य नहीं होने के कारण इल्तुतमिश ने 13वीं शताब्दी में एक महिला यानी अपनी पुत्री को जो है उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद हम बात करते हैं साम्राज्य विस्तार की। तो इल्तुतमिश ने एक विशाल साम्राज्य निर्मित किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में सिंध से पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं इल्तुतमिश के मूल्यांकन के बारे में, उसके चरित्र के बारे में। तो संक्षेप में इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान के पद पर पहुंचा था। उसने ऐबक के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। प्रोफेसर हबीबुल्लाह कहते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। उसमें रचनात्मक योग्यता थी जिसके आधार पर 26 वर्ष की निरंतर राजनयिक और सैनिक गतिविधियों के बाद उसने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाई। डॉक्टर के निज़ामी लिखते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में केवल दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। वहीं आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का यह मानना है कि भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश उसी से होता है। जहाँ तक इल्तुतमिश की सैनिक योग्यता, प्रशासनिक योग्यता की बातें हमने की, वहीं इल्तुतमिश जो है एक साहित्य संरक्षक और साथ ही जो है कला का संरक्षक भी था। उसने मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया से पलायन करके आने वाले विद्वानों तथा अधिकारियों को संरक्षण प्रदान किया। मिनाजुस सिराज और मलिक ताजुद्दीन को उनका संरक्षण प्राप्त था। निज़ामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी और फ़खरुल मुल्क इसामी जैसे योग्य व्यक्तियों को उसने आश्रय दिया। कुतुबुद्दीन ने शिक्षा के लिए दिल्ली में मदरसा मुइज़्ज़ी व नासिरी मदरसा की स्थापना की। इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की और मोहम्मद गौरी के नाम पर उसका नाम मदरसा मुइज़्ज़ी रखा। इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली कलाकारों, शिल्पकारों और विद्वानों का आश्रय स्थल बन गई, इसीलिए दिल्ली को उस समय हज़रत दिल्ली भी कहा गया। इसके साथ साथ उसने लाहौर और के स्थान पर जब दिल्ली को राजधानी बनाया तो यहाँ पर सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया और कुतुबुद्दीन ऐबक एवं मोहम्मद गौरी का नाम अंकित उस पर करवाया। मोहम्मद गौरी का नाम तो उसने अंकित करवाया, इसके साथ साथ जो है उसने राजस्थान के नागौर में अताकीन का दरवाज़ा, दिल्ली में एक मस्जिद एवं अपने पुत्र नासुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी नाम से एक मकबरा भी बनवाया। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज शमशी ईदगाह तथा जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। भारत में मकबरे अनेक बनाए गए हैं, लेकिन भारत में पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश का खुद का मकबरा भी
कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में उपस्थित है, जो आप देख रहे हैं इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं 13वीं शताब्दी में सल्तनत की सीमा 1236 में साम्राज्य कितना फैला हुआ था दिल्ली सल्तनत की। तो आपके सामने ये नक्शा है, आप देखेंगे कि इसमें गजनी तो अब भारत की सीमा से उस समय बाहर था, और इसमें लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, समाना, हांसी, दिल्ली और अजमेर आदि जो है क्षेत्र, चंदेल, कालिंजर, लखनौती, ये सारे क्षेत्र जो है दिल्ली सल्तनत में शामिल थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस तुर्की राज्य की नींव रखी, मोहम्मद गोरी ने जिस तुर्की आक्रमण करके भारत में अपने तुर्की राज्य की शुरुआत की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने उन सीमा रेखा को आगे बढ़ाया। लेकिन इल्तुतमिश ने जो है उसको और विस्तृत किया, और आगे चलकर जो है हम देखेंगे बलबन है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, इन्होंने इसकी सीमाओं में निरंतर विस्तार किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने लंबी अवधि तक यानी लगभग 26 वर्ष तक शासन किया और तुर्की सल्तनत को मजबूती प्रदान की। मैं आशा करती हूँ कि समस्त विद्यार्थियों को ये समझ में आया होगा, और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे रज़िया के बारे में। धन्यवाद।